हेलो स्टूडेंट, ये एक्सप्रेस रिवीजन का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जो कि क्लास 10th स्टूडेंट के लिए मैथ सब्जेक्ट का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट चैप्टर्स आपने देखे थे रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के, वैसे ही हम लोग इसमें थियरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं उनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, तब जाके हम इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो लीनियर वर्ड से आपको क्या पता है? अभी लास्ट चैप्टर से आपने पॉलिनोमियल देखा था, उसमें क्या था? लीनियर वर्ड, लीनियर पॉलिनोमियल देखा होगा आपने। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1, डिग्री 1 हो। इसका मतलब इसमें जो इक्वेशन आएगी उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। और ये टू वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं अगर 2x - 6, तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल लीनियर है और इसकी डिग्री कितनी है? 1। और इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक है, x। ठीक है, तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले मैं इसमें ऐसा इक्वेशन देखूंगा जिसमें दो वेरिएबल यूज हो। तो मान लीजिए हमने लिखा है 2x - 3y। अच्छा, इक्वेशन जैसे यहाँ पे लिखा है 2x - 6, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है, नॉट। ठीक है, इक्वेशन कब बनता है? इक्वेशन ये होता है ना ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे किसी दो अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे लिखा है 2x - 6 इक्वल टू मान लीजिए 3x, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। भाई ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको मैंने इक्वल से क्या किया है? कनेक्ट किया है। तो ये इट इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज। जैसा इक्वेशन क्या होता है ना, जनरली किसी बहुत मतलब सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होते हैं, फॉर सम वैल्यूज के लिए ट्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 2x - 6 = 0, तो x = क्या आएगा? 3, मतलब इट इज ट्रू फॉर x = 3 ओनली। अगर हम इसमें रखें तो यहाँ पे x की वैल्यू ये इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें। हम x वैल्यू कुछ भी डालेंगे, कोई ना कोई हमें आउटपुट आएगा, कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन का मतलब आप समझ गए हो कि इक्वल 0 से एक इक्वल साइन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने लिखा है 2x - 3y, वहां आपने लिखा था ऊपर 2x - 3y इक्वल टू मैं 5 लिख दूं, तो ये क्या बन गया? ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल यूज हैं, x एंड y, तो क्या हो गया? और ये लीनियर भी है। लीनियर कैसे है कि आप इसमें जो वेरिएबल आए हैं उसका इंडेक्स चेक करिए, उसका इंडेक्स क्या है? 1, तो यानी कि ये लीनियर है, साथ में ये इसमें दो वेरिएबल भी यूज हैं और ये एक इक्वेशन है। तो समझ में आई बात? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये ऐसे बात है। अब बात आती है पेयर ऑफ लीनियर, यानी इस चैप्टर में हमें किसके बारे में स्टडी करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमको दो इक्वेशन, जैसे हमने एक इक्वेशन ले लिया 2x - 3y = 5, फॉर एग्जांपल x, और प्लस मान लीजिए 6y, ऐसे ले लिया, और 4, यहां मान लीजिए ले लिया हमने 10। तो हमने दो इक्वेशंस ले ली ऐसे। इन दोनों के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों अगर हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम अब आप जानते हो कि ये एक लाइन बन के आएगी, आपने 9th क्लास में ऐसे एक्सप्रेशंस को अपने ग्राफ पे ड्रॉ किया होगा। तो मतलब बेसिकली हम इसके बारे में ही स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमने बता दिया आपको जो हमारा इक्वेशन है उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा जनरली, तो ऐसा होगा। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें कि हमारा लीनियर जो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो आई थिंक ax + by + c = 0। ठीक है, ऐसा ही होगा, वेयर a और b क्या है? x y के कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिवली, एंड a b c क्या है? रियल नंबर होंगे, रियल कांस्टेंट है ना, ऐसे लिखे होंगे। तो बात समझ आइए इतनी बात। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे अगर मैं लिखूं 2x - 6 = 0, आप पॉलिनोमियल में करते थे, मैं पूछूं इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, यही तो होता है सोल्यूशन। तो यहाँ पे x = 3 जो है वैल्यू, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सोल्यूशन हम बोल रहे हैं इस इक्वेशन का। लेट एग्जांपल हमने x - y = 5 रखा है। ठीक है, x - y = छोटा नंबर, छोटा ले लेते। एक्चुअली मैं इसको ग्राफ पे भी बनाने वाला हूं, तो मुझे थोड़ा नंबर छोटा चाहिए। चलिए 3 ले लिया, x - y = 3। तो हमें ऐसे बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे, जैसे x = 3 एंड y = 0। ऐसे अगर मैं कोऑर्डिनेट रूप में लिखूं तो x, y की वैल्यू क्या होगी? 3, 0, मतलब 3 - 0,
देखिए 3, ये वेरीफाई हो गया, तो ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, देखिए 0, आई थिंक -3, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई दूसरा एक्सप्रेशन ले रखा, दूसरा इक्वेशन हमने ले रखा x + y = 5, तो ऐसे इस पे भी मिल जाएंगे आपको। देखिए 4, 1, ठीक है, 4 + 1 कितना आएगा 5, और भी आप देख सकते हो 5, 0 ले सकते हो। ठीक है, 1, 4 भी ले सकते हो, 1, 4, 5, 0, 0, 5। ऐसे देखिए बहुत सारे पॉइंट आपको मिल गए हैं, और बहुत सारे पॉइंट आप मन में सोच भी सकते हो। इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं, तो ऐसे तो हम कंफर्म नहीं बोलेंगे कि इनफाइनाइट आएंगे। इनफाइनाइट हम कब बोलेंगे, जब हम ग्राफ पे बना के देखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि ये बहुत सारे सोल्यूशन आने वाले हैं, जो कि आप मन में सोच रहे होंगे, ये नेवर एंडिंग सोल्यूशंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक ग्राफ पे बनाते हैं। एक ग्राफ पे बनाने से पहले एक चीज का और हम देखते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से। इनफाइनाइट आपने पढ़ा होगा, एक सिंगल पॉइंट से लगभग हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम आपको 2 पॉइंट दे दें, ठीक है, और बोलें कि एक्स में हमें कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट से पास करे, तो सिंगल लाइन होगी ना। आप और ट्राई करोगे, जैसे ही ऐसे करने की कोशिश करोगे, तो ये तो कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन तो हुई नहीं। तो हमें 2 पॉइंट से एक लाइन ही पास हो सकती है। मान लीजिए ये जो 2 पॉइंट हमने दिया है, इसी के रास्ते में मैं और भी 2-4 पॉइंट दे दूं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट, तब भी तो आप यही लाइन ड्रॉ करोगे ना भाई। उसी लाइन के अगर रास्ते में मैं बहुत सारे पॉइंट अगर दे दूं, ठीक है, तो तब भी तो वही लाइन ड्रॉ होगी। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम मुझे कितने पॉइंट पता करने चाहिए, तो 2 हम अगर मिनिमम पॉइंट अगर पता कर लें, इनमें से कोई भी, जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, चलो हमने 2 डिफरेंट कलर वाले पॉइंट ले लिए, तब भी मैं लाइन बनाता तो यही लाइन आती। अगर मैं ये दोनों पॉइंट लेके करता तब भी वही लाइन आती, बिकॉज सभी पॉइंट्स क्या है, सभी जो बिंदु हैं एक ही सीध में है, एक ही रेखा में कोलिनियर है। ठीक है, अगर ये ऐसा बोले तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि जब आप ये ड्रॉ करते हो, जब ये पॉइंट्स आप निकालते हो मतलब इसको ड्रॉ करने के लिए अपने ग्राफ पे, तो आप 2 ही पॉइंट्स पता करते हो केवल। ऐसे 9th में किया होगा, ऐसे बनाते हो बॉक्सेस, ठीक है, एक्स वाई लिखते हो और पॉइंट्स पता करते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए 2 ही पॉइंट पता करते हैं कि 2 से हमारा काम चल जाता है। समझ में आई बात? तो देखिए बना के देखते हैं भाई। चलिए मैं नेक्स्ट, ये आपका मैं बता रहा हूँ ग्राफिकल मेथड, जो हम अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसके तो बहुत सारे सोल्यूशंस आ रहे हैं, हम पेयर ऑफ इक्वेशंस लेंगे, उसके सोल्यूशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। तो हमारा इक्वेशन क्या है? x - y और x + y। ठीक है, चलिए तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। x - y = 3 और x + y = 5। तो इनके जो पॉइंट्स हमें लिखने हैं वो ऑलरेडी लिखा हुआ था बाय द वे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये x है y, तो ये 3, 0, 0, -3। ठीक है, और भी पॉइंट्स हम चेक करेंगे इसका। x और y 5, 0, 0, 5। ठीक है, ये इजियर पॉइंट्स होते हैं। 0 पुट करके जो डिफरेंट, जैसे x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की निकालना इजियर होता है, तो हम लोग ज्यादातर 0 पहले रख के ट्राई कर लेते हैं। अगर 0 रख के हमारा जो पॉइंट्स है वो इंटीजर में पॉसिबल ना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूं 2x + 3y = 5, अब मुझे y को 0 पुट किया गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी 5/2। तब हम थोड़ा यहाँ पे इसको अवॉइड करते हैं कि हमारा पॉइंट्स ना फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है, ताकि हमें रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना लगे। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपने बहुत ट्राई करा, आपको इंटीजर पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो ठीक है ना, फ्रैक्शन में ही लेके चलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में भी ये भी अच्छी, ये ट्राई करते हैं, जैसे 1 है, ये 2 है, तो ट्राई करेंगे एटलीस्ट हाफ वाला पॉइंट मिले, 1.5, 2.5, इस टाइप से पॉइंट्स मिले। ये नहीं कि 2/3 मिल गया। ठीक है, ये तो नेवर एंडिंग काम है, ये होगा ही नहीं। कैसे रिप्रेजेंट करोगे एग्जैक्टली? तो फिर मतलब डेसिमल में नहीं कर सकते, अब करोगे ऐसे 1, मान लो यहाँ पे आपने क्या लिखा 2/3, देन इट विल बी 1, कितना हो गया ये है ना, तो 1 को कितने 3 हिस्सों में बांटोगे, तो ये 1/3, इट विल बी 2/3। तो मार्क तो कर सकते हैं, पर कोशिश ये रहती है कि हम लोग इंटीग्रल पॉइंट्स के पास जाएं। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मार्क कर लोगे, पर ट्राई यही रहेगा कि इंटीग्रल वाले पॉइंट्स को तलाशा जाए। ठीक है, चलिए तो हमको तो इजीली यहाँ पे मिल गए हैं। मैंने एक्चुअली, मेरा अभी पर्पज ये है कि इसको समझाना कि कैसे इसमें सॉल्व करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। पॉइंट्स निकालने में मेरा खास इंटरेस्ट नहीं है। चलिए तो बनाते हैं ग्राफ पे।
पहले इसको बनाते हैं 3,0 देन इट विल बी 1 2 3, इट इज 3,0 0, -3, तो आई थिंक नीचे होगा 1 2 ये, ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल गए, तो बेसिकली यही ये लाइन होगी। अब आप एक चीज देखिए, ये जो पॉइंट है ये है 2 और ये आई थिंक पॉइंट है 1, तो देखिए इसका अगर मैं मिलाऊं तो डेफिनेटली ये यहाँ पे, अब बिल्कुल ये स्केल पे तो बन नहीं रहा है ना, अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो यही पॉइंट आएगा। ये पॉइंट क्या है आपका, इट इज 2,1। अब आप रखना इसमें x माइनस वाई, सॉरी 2, नॉट -1, ठीक है ना, नीचे -1 -2 -3। अब देखो यहाँ पे 2 -1 3 आ रहा है ना, इसका मतलब 2 और -1 इसका एक सोल्यूशन है। और भी पॉइंट देख लीजिए, जैसे यहाँ वाला पॉइंट देखिए, ये 1 है और -2, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमने जो ये लाइन ड्रॉ करी है, तो लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ना। देखिए ये इसमें क्या है, ये पॉइंट्स का कलेक्शन, तो ये तो लाइन बनती है। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स इन्होंने इस लाइन में कलेक्ट किए हैं, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो ये हमने लिखी है, ये सभी पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन ही है, यानी कि जो लाइन है वो इसके सॉल्यूशन के पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, ओके। और इस वाले लाइन का अगर इस वाले लाइन को अगर हम इसी ग्राफ पे, इसी सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करें तो देखें क्या होता है, मतलब इस कर्व, इस लाइन के साथ ही ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये 5,0 देन इट विल बी 3, ये 4, इट इज 5,0, आई थिंक 0,5, इट विल, ये ऊपर होगा 1 2 3 4 5 0 5, इसको आप मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। रफ आइडिया, रफ डायग्राम है और कोशिश करता हूं मैं थोड़ा सही बने, ठीक है। तो रफली ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का एक कट पॉइंट आया है रखली, ठीक है, और ये पॉइंट डेफिनेटली 4,1 होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए 4,1 को यहां पे रख के 4 - 1 is 3, ठीक है, ये वैलिड हो गया भाई। 4 + 1 5, ये भी वैलिड हो गया। तो हमने अभी देखा था कि इस जो लाइन बनी है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और वो भी कैसे पॉइंट्स, जो इनके सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम बना है, सिस्टम किसका, दो इक्वेशंस का, ax + by + c = 0, तो a1 कर देते हैं, a1 ऐसे, ठीक है, a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या है, दो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। और अगर इसका कोई हमें सॉल्यूशन मिलता है, कोई कहता है कि एक ऐसा नंबर है, ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा एक पॉइंट है, x और y की ऐसी वैल्यूज हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब इस सिस्टम का वो सॉल्यूशन बोला जाएगा। जब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ इसका बनता है, जब इसकी लाइन जो बनेगी, उस पे सभी जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं उसके। तो ये पॉइंट इन दोनों लाइन का एक कॉमन सॉल्यूशन हो गया। समझ में आई बात। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे पता करेंगे सॉल्यूशन, कि जब दोनों लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट करते हैं, जितनी बार भी कट करेंगे, ठीक है, अभी हम इसके बारे में नहीं देख रहे हैं कि कितनी बार ये कट करेगा, क्या ये एक ही बार कट करेगा कि 3-4 बार कट करेगा, तो उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। बट यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि जितनी जगह पे कट पॉइंट आएंगे, कट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों पे के ऊपर है वो, तो वो उन दोनों का क्या माना जाएगा, सॉल्यूशन। समझ में आई बात, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये लाइन एक दूसरे को 2 बार कट कर सकते हैं, 3 बार कट कर सकते हैं, क्या करेंगे इसके बारे में देखना है। अब देखिए, मान लीजिए आपको हमने सीधा प्लेन दे दिया एक, ठीक है, एक पेन और पेपर दे दिया और सिंपल सा आपसे बोला कि आप 2 लाइन ड्रॉ करो, कैसे भी करके पेपर पे, ठीक है। तो आप कैसे ड्रॉ करो, तो आप मान लो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई कह रहा है चलो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन ये दोनों तो सेम होगी ना, क्योंकि लाइन क्या होती है, नेवर एंडिंग, दोनों तरफ ऐसे। तो मैं चाहता हूं कि ना डिफरेंट बोलो, मतलब लाइन ड्रॉ करना है और ये डिफरेंट दिखने चाहिए। अब देखिए, ये जो केसेस हमने दोनों बनाए हैं, ये इंटरसेक्टिंग का केस है, दोनों में कट कर रहा है। ये कैसा केस है, पैरेलल का। तो आप इन तीनों केस के अलावा कोई दूसरा केस ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ये कहने का मतलब,
ये दोनों को मैं सेम मान रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और ऐसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इस लाइन को जैसे हमने ऐसे कट किया था ना यहाँ पे कॉर्नर पे, मैं इसको मिटा के यहाँ पे एक्सटेंड कर लूंगा, इसको ये मिटा दूंगा मैं ऐसे, यहाँ पे थोड़ा इसके जैसा बना सकता हूँ ना उसको। और मैं एंगल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई सोचेगा कि सर ऐसे वाले में तो कभी सेम नहीं हो सकता, तो भाई मैं एंगल पे अभी नहीं जा रहा हूँ, बस मैं इतना देख रहा हूँ कि इन दोनों में एक सेम बात है क्या, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए ये दोनों सेम है। तो अगर इन दोनों को मैं सेम मानता हूं तो इसके अलावा जो केस बनाओगे आप, या तो ये बनेगा या तो ये या तो ये, सही बात है। तो अगर मैं सॉल्यूशंस के बारे में सोचूं, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे गया ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस, ये आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई। जब आप ग्राफ पे इनको बनाओगे तो इन्हीं तीनों में से तो कोई केस बनेगा, या तो ऐसे। अब ऐसे देखिए इनमें क्या कॉमन है, कट बिंदु। कितने कट बिंदु आए हैं, एक सिंगल। आप ट्राई करो कि दो कट बिंदु मिल जाए, कहीं मिल सकते हैं क्या? मैं चाहता हूं कि इनके जो कट पॉइंट है, क्योंकि कट पॉइंट ही तो सोल्यूशन हो रहे हैं, तो कट पॉइंट ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करो और आप इनको अलग अलग तरीके से बनाओ लाइन को। तो आप इन तीन तरीके से कि ज्यादा और कुछ नहीं बना सकते। इसमें आपको नो कट पॉइंट, एक भी कट बिंदु नहीं मिलेगा, इसमें 1, और इसमें देखिए ये तो लाइन के ऊपर ही लाइन बना दी गई है, इसका मतलब इसमें कितने कट पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट। नहीं भाई, अब देखो ना, हर पॉइंट एक दूसरे से मिल रहा है ना, तो इनफाइनाइट, इसके अलावा कोई केस नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हम इसको सॉल्यूशन से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। एक कट पॉइंट मतलब 1 सॉल्यूशन, सॉरी, नो कट पॉइंट मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। 1 कट पॉइंट इसका है, 1 कट पॉइंट मतलब 1 सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट कट पॉइंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? अब ये कब लाइन इनफाइनाइट होगी, कब ये लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसके बारे में अभी आगे स्टडी करेंगे। पहले हमें इतना पता चल गया कि सॉल्यूशंस मिलने के लिए दोनों लाइन को आपस में कट करना जरूरी है। जब लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो हमको सॉल्यूशन मिलेंगे, नहीं कट करेगी तो नहीं सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी, ये कोइंसाइड का केस है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है क्या? तो देखिए आगे, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मतलब फाइंडिंग सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उस बेसिस पे इसको हम एक डिफरेंट नाम देते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। मान लो आपको ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसके सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम। ऑन दिस बेसिस ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिले भाई, ठीक है। सॉल्यूशन का मिलना, चाहे एक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, तो कंसिस्टेंट हो गया। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट, सही है क्या? देख लीजिए ये लिखा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब जिसमें हमें नो सॉल्यूशन, इस बात पे हमें फोकस करना है, नो सॉल्यूशन और एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए हमारे पास तीन केसेस थे, नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन की बात ही नहीं हो सकती, 3, 4, 5 ऐसी बात नहीं होगी। अगर कोई आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे, बोले कि मुझे इसके 2 सॉल्यूशंस मिले हैं, तो फिर गलत है भाई। मतलब एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिलेंगे तो गलत है, क्योंकि या तो एक बार कटिंग होगी, या तो इनफाइनाइट बार कटिंग होगी, या तो कटिंग नहीं होगी। तो हमारे पास 3 ही केसेस हैं 2D में, ठीक है। 2D प्लेन, अगर आप प्लेन पे दोनों लाइन ड्रॉ करते हो तो यही केस आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। द लाइन इंटरसेक्ट, ये मैं बता चुका आपको, द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आई बात? द लाइन जब कोइंसाइड करेंगे आपको तो इनफाइनाइट, लाइन पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा, सही है। ओके चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। इसको अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड से, आपने देखा था डिस्प्ले पे लिखा था ग्राफिकल मेथड, फिर एल्जेब्रिक मेथड, आपने पढ़ा भी होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में देखा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जो भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दिया गया होगा सिस्टम, आप उस दोनों को ग्राफ पेपर पे बनाओगे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाओगे, और जहां पे जितने भी कट पॉइंट आएंगे उस कट पॉइंट को पता कर लोगे, तो वो आपका एक सोल्यूशन होगा। अगर एक कट पॉइंट है एक सोल्यूशन, कोई भी कट पॉइंट नहीं मिलेगा तो नो सोल्यूशन, और कोइंसाइड कर गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो चलिए फिर इसको हम ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन आप देख लीजिए, ये है,
सबसे पहले हमें पॉइंट पता करना पड़ेगा। 2x 3y इक्वल टू 10। तो देखिए पॉइंट कैसे पता करेंगे, 2x इक्वल टू, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 10 माइनस 3y/2। तो 2 पॉइंट्स हमको चाहिए मिनिमम। पॉइंट तो आप 2 से ज़्यादा ही पता कर सकते हो, पर मिनिमम हमने बताया आप 2 पॉइंट से सेम लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जितने की इनफाइनाइट पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 अगर हम y को पुट करें तो यहाँ 0 करेंगे तो 10/2 ये 5 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y को 2 पुट करें, 2 3 जा कितना होगा 6, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4/2, तो यहाँ पे 2 आएगा, सही है। तो पॉइंट्स क्या मिल गए मुझे 5,0 एंड 2,2, ठीक है। दूसरी लाइन जो है उसके लिए हम अगर पता करें, दूसरी लाइन हमारी क्या है 2x + 5y = 12। तो इसके लिए क्या होगा भाई, x कितना आ जाएगा 12 माइनस 5y/2, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब आप इसके भी जो पॉइंट्स हैं वो भी इंटीजर में ढूंढने की कोशिश करिए। y को अगर मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पे तो ये भी अच्छा है, 6 मिल गया हमें, ठीक है ना। y 0 पुट करेगा तो क्या आएगा 12/2 6 हो गया। अगर y को इस बार मैं 2 पुट कर दूं, 2, ये कितना हो जाएगा 10, 12 माइनस 10 कितना होगा 2, ये 1 आएगा, सही है क्या। 2 5 10, ठीक है, बढ़िया। तो हमें पॉइंट्स मिल गए भाई 6,0, ठीक है, एंड 1,2, ठीक है। अब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो हमें ये 6,0, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6,0 जी आपका 5,0 है, जो कि दूसरी जो लाइन है उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो 5,0 लिख लिया मैंने। 1,2, 1,2 के यहाँ पे आएगा भाई, ये 1 है, 1 2 3 4 5, देखिए ये 1 सॉरी ये पॉइंट है भाई 1,2, ये आपका 2 है ना यहाँ पे, तो 1,2 ये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इसकी तो हमने बना ली पॉइंट्स, ये ड्रॉ हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे y को अगर मैं 0 पुट करूं, सॉरी x को 0 पुट करूं तो कितना आएगा 12/5, आई थिंक 2.4। तो ये 2 है, ये 3 है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन यहां से पास करेगी ऐसे, ठीक है। ये अच्छा नहीं बना, आप लोगों से बनेगा, आप स्केल से बनाओगे ना, ठीक है। ये हो गया भाई। सेकंड लाइन क्या है 5,0 2,2, 5,0 यहां पे है, 2,2, तो ये 2 है और ये 2 है, आई थिंक ये आएगा पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट है वो और ये है आपका दूसरा पॉइंट, तो अगर इसको एक्चुअली मैं ये एक्सिस पे थोड़ा सही मार्किंग चाहता हूं, तो x को 0 अगर हम वहां रखते हैं तो 10 कितना y कितना आएगा 10/3, आई थिंक 3.3 के अराउंड, तो ये यहां से लगभग पास करेगा। मतलब देखिए हमें 2 ही पॉइंट चाहिए होते लाइन के लिए, बट मैं बिना स्केल से बना रहा हूं ना, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा अपने से तो कहीं बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने ऊपर भी खींच दिया तो, क्योंकि मेरा जो यहाँ वाला पॉइंट है वो तो पता चल ही जाएगा। देखिए ये आएगा। अब देखिए इनका कट पॉइंट यहाँ पे कहीं आया है, क्योंकि ये पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल इंटीजर के सामने नहीं है। जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था x - y और x + y वाला, वो थोड़ा इजी था, क्योंकि हमने इसमें जो नंबर्स थे थोड़े अच्छे रखे थे, इसमें थोड़े नंबर वैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया सो ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, बस सोल्यूशन का मिलना कंसिस्टेंट हो गया। तो हमें सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए। एक कट पॉइंट आया मतलब 1 सोल्यूशन, तो सोल्यूशन तो मिला ना। तो सोल्यूशन जब मिलेगा तो जो सिस्टम दिया गया है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट, सिंपल, ठीक है। इसमें तो ये पूछा नहीं है ना कि हमें सोल्यूशन के पॉइंट्स क्या है वो बताओ। सोल्यूशन के पॉइंट्स बताने होते तो मैं ये ग्राफ पेपर बनाता, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता उस पे, फिर मैं बनाता, तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें
इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाता, मिलता कि नहीं मिलता कोऑर्डिनेट। मान लीजिए ये x है ये y है, तो आपका आंसर क्या होता है x, y, ये आपका सोल्यूशन होता। अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करने को बोलता तो सोल्यूशन फाइंड करना है तो भाई स्केल तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे हम इस पे थोड़ी ना बता पाएंगे, ठीक है, प्लेन पेपर पे नहीं बता सकते, आपको ग्राफ पेपर मिल जाए, अगर आप स्केल ड्रॉ करोगे तो आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, यही मेथड है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये बड़ा इजी लगेगा आपको, देखिए ये इक्वेशन को देखिए 3x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 को आप थोड़ा सा कॉमन करिए, x माइनस 2y, सही है क्या, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। और इसको भी अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 अगर कॉमन करें तो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y प्लस 3, यानी दोनों लाइन कैसी हैं, सेम है ना। तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे इनको तब भी क्या आएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो इन्होंने बोला था ग्राफिकली बताने को, मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया कि देख के आपको सेम लग रहा होगा, ये चूंकि रेशियो वाला तरीका है, बट अगर आप इसको ग्राफ पे बनाते हो तो आप पॉइंट पता करो। देखिए पहले का 3x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, आप जब इसका पॉइंट पता करोगे, मान लो मैंने यहाँ x और y लिख लिया और इसका पॉइंट हमने ले लिया, क्या रखें, y को 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 आएगा, तो x कितना आ जाएगा, -3, सही है क्या। और एक पॉइंट पता करने की कोशिश करिए, चलो 1 ले लो, y को 1 ले लीजिए, y 1 लेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये x कैसा आएगा, -1। अच्छा बस मैं ये शो कर दूं कि यही पॉइंट्स इसके भी हैं सेकंड वाले के, तो इसका मतलब जब ये दोनों पॉइंट हम मार्क करेंगे, जैसे -3,0, तो -3,0 कहाँ आएगा, यहाँ पे -3,0 और -1,1, तो ये आपका -1 है और ये ऊपर यही आएगा, ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा, लाइन कैसी होगी, ये वाली, ठीक है, पहली। और दूसरी अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप रख लीजिए -3,0 उसके ऊपर, तो -6 -0 प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब पहला जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर भी है। दूसरा पॉइंट -1 तो -2 और -4 प्लस 6, ये भी देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी पॉइंट उसी के ऊपर है। तो जो दूसरी लाइन है उसके भी जो दोनों पॉइंट्स हैं वो तो यही है, मतलब और भी पॉइंट्स है, बट मैं बस इतना चाहता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स क्या इसके ऊपर भी आ रहे हैं क्या, कि जो मैं लाइन ड्रॉ करूं वो इसके ऊपर से आए ऐसे। तो देखिए हो गई ना कौन साइड, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये ग्राफिकली हो गया, ये चीज अभी आगे हम देखेंगे रेशियो का तरीका। मैं बस इतना दिखाना चाहता हूं, मैं रेशियो सिखाना नहीं चाहता यहाँ पे, वो आगे हम अब पढ़ेंगे तरीका में। बस हम इतना बताता हूं कि दोनों इक्वेशन तो सेम थी ना, तो जब आप बनाते तो सेम ही आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई 2 लाइन्स एंड द लाइन क्या है आपका x इक्वल टू 0। जो दो लाइन्स हैं वो जैसे ये भी तो लाइन है ना, ये दोनों लाइन्स और ये एक लाइन, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। ये जो तीनों लाइन से इंक्लोज एरिया, भाई 3 लाइन है अगर ऐसी, तो इसका एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो चाहते हैं कि जो ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों लाइन से उसका एरिया बताइए, ठीक है क्या। चलिए ट्राई करते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पॉइंट पता करना, जल्दी से पॉइंट पता करते हैं हम लोग, उसके बाद आप जानते हो ये क्या है, प्लस है ना। देखिए इसका पॉइंट क्या आएगा, चलिए x को 0 लीजिए तो y क्या आएगा, -2, सही है क्या। x को 0 लेंगे तो y क्या आएगा, -2, और इस बार x को -2 ले लेते हैं तो आई थिंक y 0 आ जाएगा, सही है क्या। चलिए पॉइंट तो बड़ा इजीली मिल गया पहले वाले का। दूसरे का ट्राई करते हैं भाई, x y, दूसरे का क्या है, y अगर 0 लेंगे तो देखिए x कितना आएगा, 9/2, ठीक है। 9/2 एक अच्छा पॉइंट है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा अच्छा पाने की, तो मैं y को 1 ले लेता हूँ। 9/2 मतलब ठीक है, अच्छा है, फ्रैक्शन में था ना 4.5 आएगा,
ये मैं तब करता जब मुझे और अच्छा नंबर नहीं मिलते, बट मुझे मिल रहे हैं तो मैं यही ट्राई करूंगा। देखिए y को मैं अगर 1 लेता हूं तो कितना आ जाएगा, -3 + 9 6 होगा ना, तो x कितना आएगा -3, सिंपल। देखिए -3 यहां पुट कर लीजिए, कितना आएगा -6, 1 पुट कर लीजिए, क्या आएगा -3 + 9 = 0। सही है ना, यहाँ पे पुट करना होता है ना भाई, यहाँ पे x को पुट करेंगे, ये y को पुट करेंगे, यही तो वैल्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, तो एक पॉइंट मिल गया -3, 1। दूसरा पॉइंट इंटीजर में ट्राई करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर ट्राई करिए आप तो 9 और है ना 2 ले लीजिए, y को 2 ले लीजिए, नहीं 2 पे लेंगे तो 3, नहीं 2 नहीं 3 ले लीजिए। चलिए y अगर 3 हो गया तो -9 आएगा और +9 आएगा, 0 हो गया, बहुत सिंपल। तो x कितना आ जाएगा 0। भाई x को आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 3y = 9, y बराबर कितना आएगा 3। तो अच्छी बात है, हमें पॉइंट्स बड़े अच्छे मिल गए। अब हम इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाते हैं, फिर देखते हैं। चलिए 0, -2 कहां पे आएगा भाई, 0, -2 ये रहा आपका 0, -2, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। -2, 0, 1, 2 ये पॉइंट है आपका -2, 0, सही है। फिर आपको क्या पॉइंट चाहिए भाई, -3, 1, -3 मतलब यहां पे और 1 मतलब, ठीक है थोड़ा ऊपर ही बन जाएगा, ये नॉन स्केल है सब चीजें, ठीक है। आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा। 0, 3 ये 0 है x का और y में 3 जाना है, तो चलो 1 थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, बट ठीक है 0, 3 बन जाएगा, हमें तो आंसर मिल ही जाएगा। अच्छा 0, -2 और ये वाला, ये लाइन सीध में होगा क्या, -6, हाँ देखिए लकली ये जो पॉइंट्स है आपका -3, 1 वो आई थिंक इस पे भी आएगा क्या, -3 + 1 + 2 = 0। इसका मतलब जो मैं ये ड्रॉ करूंगा वो सीधे ऐसे जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो मैं इसको ड्रॉ करूंगा -3, 1 और 0, ठीक है ना। देखिए ये जो पॉइंट्स है ना उसके रास्ते में ही आ रहा है, इसका मतलब यही अगर ये पूछा जाता है कि इन दोनों का सोल्यूशन है कि नहीं, तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या होता है -3, 1 और ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं आगे यहां मिलाता हूं, जो दूसरी लाइन है वो मुझे मिल जाएगी ऐसे। तो देखिए 2 लाइन है हो गई, और तीसरी लाइन कौन सी है, तीसरी लाइन है आपकी ये वाली, ठीक है। ये जो रेड से हमने इतना किया मतलब y एक्सिस, भाई तीसरी लाइन क्या है, x = 0 मतलब y एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस है। अगर हम इन तीनों लाइन से क्लोज एरिया देखें तो आपको क्लोज एरिया कैसा मिलता है, ये वाला, यही है ना इसका रीजन क्लोज, इसी का एरिया निकालना है भाई हमें, सही है। चलिए निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस साइड से बेस देखूं, ये कितना है 0, -2, तो आप ये पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये लेंथ कितनी आएगी, ये बेस हो जाएगा आपका, और हाइट ये यहां से हाइट डाल दीजिए आप ऐसे सीधी, ठीक है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या होगा, एरिया हाफ बेस। तो ये लेंथ कितनी होगी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और इजीली दिख रहा है 0 वाला पार्ट हट जाएगा। 3 - -2 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर, फिर रूट लगाएंगे। भाई ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते होगे ना, देखिए 0 - 0 का स्क्वायर और 3 - -2 का स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा 5 का स्क्वायर, ये 5, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना, तो 5 आ गया डिस्टेंस, बेस कितना हो गया 5, हाइट कितनी होगी, तो हाइट के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये -3, 1 पॉइंट है, ये डिस्टेंस पूरी कितनी होगी 3 होगी। भाई आप चाहो तो ये पॉइंट पता कर सकते हो। और बाय द वे ये जो लेंथ है इतनी, ये इस लेंथ के बराबर होगी। अब आप सोचो ये लेंथ कितनी है, तो 1, 2, 3 यूनिट तो है भाई। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है ना बीच में, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट, तो कितना एरिया आ जाएगा 15/2 स्क्वायर। क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया गया यहाँ पे, तो हम लोग मतलब सेंटीमीटर या मीटर ऐसा कुछ नहीं दिया गया था कि ये एरिया निकालो, तो आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी यूनिट होगी उसकी स्क्वायर, क्योंकि एरिया कैसा क्वांटिटी है,
2D है ना, तो एरिया को हम स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे आप लिखते हो सेंटीमीटर दिया होता तो आप क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर दिया होता तो क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम को कैसे लिखते हो आप, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। लेंथ को कैसे लिखोगे, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ऐसे, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो हम लोग अभी 2D के अंदर है, प्लेन पे बात कर रहे हैं, 2D के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहाँ पे बात कर रहे हैं, प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये एल्जेब्रिक मेथड है, अभी तक हमने जितना पढ़ा सब वो ग्राफिकल मेथड के अंदर था। हम जहां जहां ट्राई कर रहे थे ग्राफ बना रहे थे कोऑर्डिनेट प्लेन पे, और हम उस पे अपना सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, कंसिस्टेंट चेक कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट चेक कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमको सिस्टम दी जाएगी उसको बिना ग्राफ के हेल्प से करेंगे, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल तरीके अपनाएंगे और उनको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है भाई, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस दो टाइप के जितना हमने जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था जिस फॉर्म में, इसी फॉर्म में तो लिखा था ना हमने, दो जनरल इक्वेशन भाई, आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन का ये एक जनरल फॉर्म होता है। हमने दो डिफरेंट इक्वेशंस ले ली, इनका ये सिस्टम है। अब हमें इसको बिना ग्राफ पे बनाए देख के बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो वन सॉल्यूशन के अंतर्गत कंसिस्टेंट है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंतर्गत कंसिस्टेंट है। तो करना क्या है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट x क्या है a1, इसमें क्या है a2, इनका रेशियो a1 बाई a2, अगर कोफिशिएंट ऑफ जो y है उनके रेशियो के इक्वल नहीं है तो ये इंप्लाई करेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जब भी ऐसा केस आएगा, जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो इनका कितना कट पॉइंट मिलेगा, एक सिंगल, यानी कि ये इस टाइप से होंगे। सही है क्या, तो लिखा है ना, इन दिस केस द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट तो बोला ही जाएगा भाई, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन का मिलना, तो सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है ना, एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो कंसिस्टेंट है भाई। बात समझ में। जो दूसरा केस है आपका वो है इसमें a1 बाई a2, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का जो रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो का इक्वल होना। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट ही इक्वल होगा, तो हम c वाला c1 बाई c2 जो कांस्टेंट का रेशियो है वो चेक नहीं कर रहे हैं। अगर पहला ही इक्वल नहीं हुआ तो क्लियर कट है कि ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आप देख भी सकते हो, अभी ये एग्जांपल हमने किया था x प्लस वाई इक्वल टू -2, ठीक है, ये था ना एग्जांपल, x प्लस वाई इक्वल टू -2, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है ये, 2x माइनस 3y इक्वल टू -9। चलो इक्वल करके नहीं लिखते, 2x प्लस 2, हाँ प्लस 2 इक्वल टू 0 माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0, यही है, हाँ ठीक है। अब देखिए इसका हमें सोल्यूशन मिला था ना, अभी ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक हमें आया था। अब आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसका फर्स्ट में 1 है, तो 1/2, ठीक है, कॉमा ये क्या है a1 बाई a2, और b1 बाई b2 क्या है यहाँ पे 1 बाई -3। देखिए इक्वल नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे क्लियर कट क्या बोलना पड़ेगा कि इस हिसाब से भाई जो केस फर्स्ट दिया गया इसके हिसाब से क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सही है, तो यही आपको मिल रहा है। देखिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये लाइन दोनों जो बनाई गई हैं उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला कि नहीं मिला। तो ये ग्राफ बना के हमने पता किया, और यहाँ पे बस हम मैथमेटिकली कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके पता कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ये पहला वाला अगर बराबर है तब तो डायरेक्ट हमको कंक्लूजन मिल गया, अगर बराबर नहीं है तो कंक्लूजन मिल गया। अगर बराबर है तो दो डिफरेंट केसेस बनेंगे, अगर बराबर है तो हमें कांस्टेंट रेशियो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट x का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ y का जो रेशियो है अगर वो इक्वल हो गया तो यहां पे दो केस बनेंगे। पहला केस कि जो हमारा कांस्टेंट रेशियो है वो भी बराबर हो जाए और ना बराबर हो, तो ये बराबर ना हो। फिर तीसरा केस क्या है कि मान लो वो भी बराबर हो जाए, यही तो होगा। देखिए पहले वाले में नॉट इक्वल था तो हम आगे की इस बात नहीं किए, यहां पे इक्वल है तो हमें दो डिफरेंट केस मिले ये वाले। तो अगर बराबर नहीं हुआ तो लाइन होती है भाई पैरेलल, अगर बराबर नहीं हुआ तो लाइन ऐसी हो जाती है। अगर पैरेलल हो गई तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी।
तो कट नहीं करेगी तो भाई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये ऐसा हो गया तो ये लाइन बिल्कुल सेम हो जाएगी, तो ये एक दूसरे के ऊपर कौन साइड करेगी, ऐसे ओवरलैप करेगी। तो जब ओवरलैप करेगी तो कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट। सही है भाई। चलो तो ये केस है, आप देखिए यहां लिखा भी है केस सेकंड जिसमें इक्वल नहीं है, तो आपको देखिए नो है ना, नो वर्ड पे फोकस करिए, नो सोल्यूशन। अगर तीसरा केस है आपका, अगर वो तीनों रेशियोज आपस में बराबर हो गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसका भी एग्जांपल आपने देखा था स्टार्टिंग में, जो जिसको ग्राफिकली हमने सॉल्व किया था, ये वाला। ये देखिए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, पहले वाले में 3 और दूसरे वाले में क्या है 2, तो क्या आएगा, जो a1/a2 है वो 3/2 आया। चलिए b1/b2 भी करते हैं। b1/b2 क्या आएगा, -6 डिवाइड बाई -4। सही है, देखिए क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है, तो हाँ है। देखिए 3/2, इसको अगर रेशियो में करेंगे तो -2 से अगर डिवाइड कर दे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया। जैसे ही इक्वल आएगा हमें c1/c2 पे भी जाना पड़ेगा, तो c1/c2 क्या आएगा, 9/6, इट विल बी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। देखिए तीनों बराबर आ गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा था। तो हमें ये ग्राफ बनना क्या पता चला, और यहाँ पे हमें कुछ सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके पता चल गया। तो दोनों मेथड्स हमारे पास हैं। आई बात समझ में, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए समझ में आ गया केस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या भाई, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अब हमें इसको ग्राफ से नहीं करना है, अलजेब्रिक मेथड से बस बताना है कि इसके सोल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है, चलिए कोएफिशिएंट ऑफ x देखिए, x का कोएफिशिएंट a1 कितना है इसमें 7, a2 कितना है 14, तो रेशियो कितना आएगा a1/a2 7/14 कितना आ गया 1/2। b1/b2 कितना आएगा भाई, तो b1 कितना है 2, b2 कितना है 4। b2 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, b1 क्या होता है मतलब सेकंड इक्वेशन में b2 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और b1 भी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, लेकिन पहली वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4, देन इट इज अगेन 1/2। चलिए तो दोनों जब बराबर होते हैं तो हमको तीसरा केस मतलब c1/c2 वाला भी फाइंड करना होता है रेशियो। तो c1/c2 कितना आएगा 8/16, तो देखिए ये तो 1/2, यानी कि ये थर्ड केस बना। केस थर्ड क्या था हमारा, जिसमें तीनों बराबर होते थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2। और ऐसा जब हो जाएगा तो लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी, लाइन सेम होगी, तो सोल्यूशन कितने मिलेंगे हमको, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये टेस्टिंग है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक। तो इसको आप कर लेना, सिंपल वही सेम जिस तरीके से हमने पहला किया क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है। ठीक है, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। हाँ देखिए हर बार प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे थोड़ी बात आती है कि जहां अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हमने, आपको हमने बना बनाया इक्वेशन दे दिया, आप लीजिए उसको सॉल्व करिए, चाहे ग्राफिकल मेथड से चाहे अलजेब्रिक मेथड से। अच्छा सॉल्यूशंस की बात तो ग्राफिकल से करिए, अलजेब्रिक से भी सॉल्यूशन की बात बाकी है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि जहां तक अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करे वो उसमें हमने आपको इक्वेशंस दे दी थी। ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें आपको इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिलेगी, आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे देखिए राज एंड रमेश इच हैज सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो राज है और रमेश है। तो देखिए भाई राज, तो लेट कि राज के पास, राज एंड रमेश के पास, ठीक है, जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो x एंड y हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो राज के पास x हो गया, रमेश के पास y नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो गए। इफ यू गिव सॉरी राज सेज टू रमेश, तो राज रमेश से कहता है, क्या कहता है भाई, इफ यू गिव मी अ 6 प्योर चॉकलेट्स आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद यू। तो ये देखिए, ये जो राज है उसने रमेश से कहा कि अगर आप मुझे 6 चॉकलेट्स दे देते हो, तो भाई राज के पास है x, इसमें से अगर वो 6 चॉकलेट दे देगा तो वो किसके पास चला जाएगा, रमेश के पास। जब वो 6 चॉकलेट ले लेगा तो राज क्या हो जाएगा, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद यू, जितने भी चॉकलेट्स इनके पास बचे हैं उसका वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस। भाई
राज के पास कितने चॉकलेट लेफ्ट होंगे, x माइनस 6, और इसको कितने चॉकलेट मिल जाएंगे, y प्लस 6, और इट इज ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट्स राज हैज। तो ये आपकी इक्वेशन होगी पहली। दूसरा क्या है, रमेश क्या कहता है इसके रिस्पेक्ट में, देखिए इसके अपोजिट, मतलब ऑन द कंट्रेरी ऑफ इट, रमेश क्या कहता है राज से कि भाई इफ यू गिव मी 4 ऑफ योर चॉकलेट्स, ये कहता है कि तुम मुझे दे दो 4 चॉकलेट्स दे दो। तो राज सेज टू रमेश, ठीक है। अच्छा यहां पे एक मिस्टेक हो गई, इसमें दोनों बार राज ही लेगा तो रमेश कब लेगा। देखिए राज ने रमेश से लिया था ना, इफ यू गिव मी 6 ऑफ योर चॉकलेट्स, तो रमेश से 6 निकलेगा और राज के पास आएगा, ठीक है। रमेश के पास जितना बच गया है, जो राज के पास जितना हो गया वो क्या है, रमेश के पास बचे हुए से दुगना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ रमेश ने बोला कि अगर तुम मुझे 4 चॉकलेट्स दे दो तो इससे 4 निकलेगा और रमेश के पास जाएगा, तो क्या होगा कंडीशन नाम में, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट विद यू, तो इनमें इक्वलिटी आ जाएगी। तो रमेश ने ज्यादा बढ़िया करा कि भाई ये डबल होना चाहता है, रमेश कह रहा है कि भाई तुम मुझे इतना चॉकलेट दो, कम से कम मैं तुम्हारे बराबर आ जाऊं, तो सही बात है भाई, ये कंडीशन समझ में आ गई ना। देखिए यहाँ पे राज ने मांगा था, वहां मिस्टेक हो गया था, राज ने मांगा था रमेश से, तो रमेश जब देगा तो राज के पास आएगा ना 6 चॉकलेट, और वो उसके जो रिमेनिंग चॉकलेट है उसका वो डबल हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन ऐसे बनती है, दोनों इक्वेशंस बन गई। आपको इसमें 2 वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल आपको एक्स वाई मिल रहे हैं और साथ में आपको ये लीनियर है, तो जैसा आप इक्वेशंस करते आए उसी का रूप ले रहा है ये ना। देखिए x माइनस 2y और इधर आ जाएगा तो प्लस 18 इक्वल टू 0, देखिए उसी फॉर्मेट में है ना जैसा इक्वेशंस आप करते आ रहे हो। तो इसका मतलब हमेशा आपको इक्वेशंस दी नहीं जाएंगी, कुछ हमको वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे, उसकी हेल्प से मुझे इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, देन आफ्टर उसकी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, चाहे वो ग्राफिकल मेथड से हो चाहे वो एल्जेब्रिक मेथड से हो। इसमें क्या आएगा भाई, x माइनस वाई, सब दोनों को उधर लेकर आ जाइए, माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें तो ग्राफ से सॉल्व करेंगे, बट अब मेथड सीख लेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो इसका हमें प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि राइट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली। अभी फिलहाल मुझे ऐसे ही लिखना था, बट हम इसको सॉल्व भी करेंगे जब हम मेथड सीख लेंगे। सही समझ में आ गई भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वर्ड आप पे फोकस करिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा चलिए a1 ले लेते हैं, दूसरा a2, ये थोड़ा फेमिलियर लगेगा, a1 a2 और b1 b2 c1 c2। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, हम ये 2 वेरिएबल देख रहे हैं x और y, हमें करना क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन को, जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस इक्वेशन को, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखिए, मतलब x को एक तरफ करिए, बाकी सब चीजों को एक तरफ। जैसे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे होगा a1x माइनस b1y माइनस c1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b1y माइनस c1 डिवाइड बाई a1, ये आएगा। और ये जो वैल्यू आएगी उसमें हम x की जगह पे रख देंगे यहाँ पे। यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन कि भाई हमने x की वैल्यू निकाली और इसके प्लेस पे रख दी इस सेकेंड इक्वेशन में, तो इसकी कंडीशन को इससे भी मनवा लिया। यही तो किया हमने भाई, x की जो कंडीशन है इसमें लगी हुई है, हमने यहाँ पे जब x की वैल्यू पूरा यहाँ पुट कर देंगे तो इसकी पूरी कंडीशन को ये भी मानेगा, तो जो फाइनली ये सोल्यूशन देगा ऐसा सोल्यूशन देगा जो दोनों की बात मानेगा। समझ में आया तरीका। तो ये एक मेथड है जिससे हम सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। या फिर आप ये अपने x माना था ना, आप चाहो तो y भी कर सकते हो। ये क्या लिखा है, x इन टर्म्स ऑफ y, आप y इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो। y इक्वल टू क्या आएगा भाई, माइनस a1x माइनस c1 डिवाइड बाई b1। अब इस वैल्यू को आप कहां पुट कर दोगे, y की जगह पे। आप दोनों काम कर सकते हो। यही सिमिलर काम आप सेकंड इक्वेशन के साथ करके फर्स्ट में भी पुट कर सकते। जरूरी नहीं कि पहले इक्वेशन से हम वैल्यू निकाले और सेकंड में पुट करें, आप सेकंड से भी लेके फर्स्ट में पुट कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन लिखे हैं x माइनस 2y प्लस 18, चलिए हम इसको यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं तो हमारा क्या आंसर सही आ रहा है, उसको हम वेरीफाई भी करें अपने आंसर को, ठीक है। चलो भाई, यहां से अगर हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखें तो x बराबर क्या आ जाएगा, आई थिंक y प्लस 8, यहां पुट कर दीजिए x की वैल्यू y प्लस 8 माइनस
2y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा भाई 8 माइनस वाई और प्लस 18, तो y कितना आएगा 26। x कितना आ जाएगा भाई, y अगर 26 है तो x कितना आएगा, तो देखिए किसी भी इक्वेशंस में आप रख के पता कर सकते हो। x हमारा 26 है तो x y हमारा 26 है तो x कितना आ जाएगा 26 प्लस 8, ये होगा 34। ये प्रोसीजर है। जैसे यहाँ पे आप निकालोगे, जब इस y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये इक्वेशन किस में बन जाएगी, पूरी x में, ठीक है। यहाँ भी x है और ये भी x है, तो ये इक्वेशन पूरी x में बन जाएगी। तो यहाँ पे x की हमको क्या मिलेगी, वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की मिल जाएगी। यही तो प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है x की कितनी आई है 34 और y की कितनी आई है 26। तो x हमारा किसका था, राज का कितना हो गया भाई 34 और रमेश का कितना हो गया 26। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर याद है तो देखिए, राज और रमेश, ठीक है, ये x था ये y था, ये हो गया x 34 आई थिंक y 26, यही है ना, देख लीजिए y आपका 26 है, x आपका 34 है। तो राज ने बोला था ना कि क्या बोला था उसने कि अगर आप मुझे 6 चॉकलेट दे दो तो मैं तुम्हारे का 2 गुना हो जाऊंगा। तो 34 और 6, इसमें से 6 कम हो जाएगा तो कितना आएगा 20, तो हो गया ना 2 टाइम। देखिए 40 इज 2 टाइम्स ऑफ 20, तो ये तो सही है हमारा इतना पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, रमेश ने इसके अपोजिट बोला कि भाई कि आप ये काम करो, आप मेरे डबल ना हो, आप मुझे अपने में से 4 चॉकलेट, शायद 4 चॉकलेट्स दे दो, मैं तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा। तो इसमें से 4 निकलेगा और 26 में 4 ऐड होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 और इधर भी कितना हो जाएगा 30। तो देखिए ये भी सही है। आपके जो चॉकलेट्स 4 चॉकलेट देने से राज और रमेश के पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या हो गए, बराबर, ठीक है। तो ये तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करा। एक मेथड हमारे पास और भी है जो एलिमिनेशन मेथड, उससे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। हम किसी भी इक्वेशंस में किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल आप डिसाइड करते हो। जैसे आपने x को डिसाइड किया तो आप x को सब्स्टिट्यूट करो, y को डिसाइड किया तो y को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, आप इसको भी ऐसे ट्राई करो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें x की वैल्यू क्या होगी 4y माइनस 7, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आ जाएगा। तो इसको शायद बताना नहीं चाहिए मेरे को, सिंपल है। देखिए x की वैल्यू कितनी है 4y माइनस 7, आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए x की, तो ये इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा। तो 4y माइनस 7 प्लस 2y इक्वल टू 0, कितना आएगा ये 6y इक्वल टू 7, y कितना आ गया 7/6, ठीक है, यही आएगा भाई। x कितना आ गया 4y उधर गया, ठीक है, यहाँ पे पुट किया आपने, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट्स को गलती से नहीं छोड़ेंगे। देखिए ax की वैल्यू ना यहाँ पुट किया, यहाँ पे 3 था ना, सही है क्या। तो 3 4 जा 12y माइनस 21 प्लस 2y इक्वल टू 0, सही है, अब तो सही है। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 12 और 2, हाँ ठीक है, 14y इक्वल टू 21, तो y इक्वल टू 21/14, 7 3 जा 7 2 जा, y कितना आ गया भाई 3/2। तो x की वैल्यू के लिए क्या बताया था मैंने, इस इक्वेशन में जो आपने यहाँ पे जो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा था, इसमें लाके यहाँ रख दीजिए। तो x की वैल्यू 4 इंटू 3/2 माइनस 7, 2 2 जा 4, 6 माइनस 7 कितना आ जाएगा -1। कभी कभी एग्जाम में ऐसे सोल्यूशन निकाल के वेरीफाई करने को आ जाता है कि आप वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई का पार्ट क्या होगा कि आपने जो वैल्यू निकाला है, x की वैल्यू निकाली है -1 और y की वैल्यू आपने जो निकाला है 3/2, आप यहाँ पे पुट करके देख लो। x माइनस 4y प्लस 7 में तो x की वैल्यू है -1 माइनस 4 इंटू 3/2 प्लस 7, देखिए 0 आ रहा होगा, -6 प्लस 7 आ गया 0। अब ऐसे ही सेकंड में भी करोगे तो वही आएगा, ठीक है। ये मतलब वेरिफिकेशन का पार्ट है। क्या है 3x, चलिए कर देते हैं, -1, x कितना -1 प्लस का 2 इंटू वाई क्या है 3/2, देखिए आ रहा है, राइट साइड में क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 कितना आ गया 0।
ठीक है, तो वेरिफिकेशन बोलेगा तो क्या मतलब है, जो आपने सोल्यूशन निकाला है इसी में फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में रख के आपको दिखाना है कि आपका मतलब लेफ्ट साइड में रखिएगा और राइट साइड के बराबर ला दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर इक्वेशंस आपको मिलेंगी, उसको एलिमिनेशन, नाम आपको ये क्लियर होगा, ये वर्ड आपको क्लियर लग रहा होगा, एलिमिनेट करना, हटाना। हम देखिए इसमें पहले वाले में क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसमें हमने रिमूव नहीं किया था सीधे सीधे इसको, इस टर्म्स को भी रखा था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के इक्वेशन से ही हम एलिमिनेट करते हैं। इसमें भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन के जरिए ही समझाता हूं। ठीक है, A1 A2 इसे लिख के करूंगा तो आपको थोड़ा मुश्किल सा फील होगा, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, पहले स्टार्टिंग में लिया था मैंने x - y = 3 पहली इक्वेशन ली थी, और x + y = 5 लिया था दूसरी इक्वेशन। अगर इसको मुझे सॉल्व करना है, ये आपको सिंपल सा फील हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट सबके थोड़े सेम है। अगर मैं बोलूं कि इसमें मुझे एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन किसका करना है, वेरिएबल्स का, x और y, ये आप पहले डिसाइड, किसी एक का करना होता है, दोनों को नहीं, सबको गायब कर देंगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो पहले आप डिसाइड करो किसको एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ माइनस है या प्लस है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये y वाला पार्ट तो हट जाएगा भाई। तो देखिए ऑन एडिंग, यहाँ पे आप लिख देते हो ऑन एडिंग, एडिंग में क्या होगा, दोनों पार्ट लेफ्ट को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, राइट को राइट साइड से ऐड कर देंगे। तो ये x - y + x + y ऐसे तो होगा, अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड कर दीजिए, तो ऐसे ही होगा। देखिए y वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2x आ गया 8, x कितना आएगा भाई 4। अब क्या प्रोसेस है, जब एक वेरिएबल का आपको आंसर मिल गया, मतलब उसकी वैल्यू मिल गई, आप किसी भी इक्वेशन में, आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन आइदर इन सेकंड इक्वेशन, आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिए x को अगर मैं यहाँ फर्स्ट में पुट करूं, ठीक है, x = 1 को इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको पुट करिए, तो क्या आएगा, सॉरी x = 4 था ना, तो 4 - y = 3, y की जगह पे आपको क्या मिलेगा 1, सही है क्या, तो आपको मिल गई वैल्यू, यही वैल्यू भी थी, आप याद होगा जब हम लाइन ड्रॉ किए थे तो यही सोल्यूशन आया भी था। ये तो सिंपल है, क्यों, क्योंकि हमें इजीली ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जब कभी ऐसा इक्वेशन ना आए जिसमें कोफिशिएंट हमें इक्वल मिले तो फिर प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी लास्ट यही क्वेश्चन देख लीजिए, 7x - 2y = 10। ठीक है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन को इसके जस्ट हम नीचे रखते हैं, ये दूसरी इक्वेशन। देखिए ये तो कैंसिल नहीं हो रहे ना भाई, आप देखो ना, ये कैंसिल, ना x सीधे सीधे हट रहा है, ना y हट रहा है, ना एडिशन करने से हट रहा है, ना ही सब्ट्रैक्शन करने से हट रहा है, तब तो प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, जो भी इसमें थोड़े से नंबर छोटे हैं, जैसे ये वाला y वाला जो कोफिशिएंट है, y के जो कोफिशिएंट है वो थोड़े छोटे हैं, चलिए इसको एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 यहाँ 2 है, हम चाहते हैं ये दोनों यहाँ पे सेम हो जाए, तो 3 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा 1। भाई कोई भी नंबर आप सोचो, यहाँ पे 2 सोचो, 2 2 जा 4, 3 को कभी हम 4 नहीं बना सकते, क्योंकि 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें 2 और 3 क्या है, उनका एचसीएफ 1 है। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किसी सेम नंबर से, तो दोनों इक्वल तो नहीं आ सकते, तो कुछ तो हमें अपोजिट करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं यहाँ 3 से कर दूं, यहाँ पे 2 से कर दूं। देखिए 3 2 जा क्या होगा 6, जनरली यही होता है, जब एचसीएफ 1 आने लगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये वाले ऑप्शन का इसमें कर दो, इस वाले ऑप्शन का उसमें कर दो। देखिए 3 2 जा कितना हो गया 6। हाँ, एक बात और है कि जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो राइट साइड लेफ्ट साइड हर एक टर्म में हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है ना, अगर हम केवल इसमें कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना, इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जिसमें भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, हर एक टर्म में आप उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे। 7x क्या है माइनस है, ओके फाइन, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए भाई, कितना आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30। समझ में आई बात, ये हम तीसरी इक्वेशन इसको मार्क कर देते हैं, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 से करिए मल्टीप्लाई भाई, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 y और 2 6 जा 12, ये हमारी चौथी इक्वेशन। अब शायद ये संभव है कि इसको हम कैंसिल आउट कर लें, क्योंकि यहाँ साइन अपोजिट है तो एडिशन करने से ही काम चल जाता। सपोज करिए यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस रखता अगर, तो दोनों का साइन सेम हो गया, तो दोनों का साइन अगर सेम हो, सो कैंसिल आउट करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे।
भाई किसी दो नंबर का साइन अपोजिट है तो एडिशन कर देंगे, साइन साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 21 और 10 कितना हो जाएगा 31। और अच्छा यहाँ पे से एक मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा, अच्छा मुझे रिकॉल आ रहा है कि यहाँ पे शायद 6 होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो अगर ये 16 है तो 16 टू ज़ा आई थिंक 32, देखिए कर सकते हैं सही, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, नहीं तो मिस्टेक नहीं है, ऐसे सोल्यूशन तो ये भी सही है बट थोड़ा ये इंटीजर में नहीं आता। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 62, कहीं और तो नहीं लिखा हमने इसको, हाँ ठीक है हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 2, ठीक है, तो टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे आ गया x को 2। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, 2 आप यहां पुट करो, 7, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, 7 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 10, सही लिखा है मैंने, मतलब मैं 2y को उधर ले गया और 14 माइनस 10 रखा। तो y कितना आ जाएगा भाई, 14 माइनस 10 कितना हो गया 4, 4/2। तो y भी कितना आ गया 2, तो y भी 2 आ गया, x भी 2 आ गया। तो हमारा सोल्यूशन 2, ये हमारा सोल्यूशन है। मेथड क्या है ये, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से भी आप सॉल्व करोगे तो आपको यही सब मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बचा, आई थिंक ये लास्ट आपका होना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन है रिड्यूसिबल टू, ठीक है यही आपका। इसके बाद क्वेश्चन है आपके, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप देखते होंगे शायद, मे बी रेफरेंस बुक में होंगे। देखिए 2 अपॉन, अभी तक ऐसा नहीं देखा ना, ये टाइप ही नहीं देखा होगा। तो ये लिखा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम इसमें कुछ डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको हम किस फॉर्म में बना दें, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी देखिए स्टार्ट आगे करते हैं। देखो भाई क्या इसमें करना क्या होगा आपको, ये तो टाइप दिख नहीं रहा है पर इसमें कुछ सिमिलैरिटी है। ये जो ax प्लस by और प्लस c है, ये तो एग्जैक्ट ये टाइप दिख नहीं रहा आपको, पर इन दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलैरिटी है, उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1। नीचे देखिए 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 6 इंटू 1 बाई वाई माइनस 1। ये है सिमिलैरिटी, दिखा आपको। तो इस सिमिलरिटी का अपन फायदा उठाएंगे। देखिए इसमें करना क्या है भाई, ये जो पार्ट है अगर इसको हम एक डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लें, देखिए यहाँ पे केवल x ही y नहीं हो सकता, कोई भी दो वेरिएबल आप ले सकते हो। जनरली हम लोग हैबिचुअल होते हैं x y z और a b c में वर्क करने के लिए, तो आप इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर लो। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप क्या मान लो, m मान लो, m, और 1 अपॉन y माइनस 1 को n मान लो, ठीक है, चलेगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें किसी ऐसी इक्वेशंस को जो एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखती, ठीक है, हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। सबको भी नहीं कर सकते। अभी सोचिए मान लीजिए यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 हो या फिर 2x प्लस 5 हो, तो इतना सिंपल तरीके से हम नहीं कर सकते ना उसको रिड्यूस। तो ये है हमारा इक्वेशन 2m माइनस, इसको अगर n लेंगे तो n इक्वल टू 1, 5m माइनस 6n इक्वल टू 20, ठीक है। देखिए बन गया। इसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा ही दिख रहा होगा आपको। एक वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई के प्लेस पे m और n है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई कटने वाला है क्या भाई, नहीं, देखो कोई सिंपली तो एलिमिनेट नहीं हो रहा। एलिमिनेशन मेथड से ये नहीं लग सकता, मतलब डायरेक्ट नहीं लग सकता, हमें कुछ एडिशनल मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे।
सब्स्टिट्यूशन से भी ट्राई, अब तो अपने पास दो दो मेथड्स हो गए, कोई भी मेथड आप अप्लाई करो आप लग जाएगा ये। तो मैं किससे करूं, चलो सब्स्टिट्यूशन से ही कर देता हूं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n बराबर होगा, n को इधर लेकर आऊंगा, 1 को इधर लेकर जाऊंगा, क्या आएगा 2m माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं 5 2m, सॉरी n को प्लेस करना ना, n को हमने क्या लिखा है, n इन टर्म्स ऑफ m लिखा है, तो हमें n की वैल्यू पे रखनी है, ठीक है। 5m माइनस 6 2m माइनस 1 इक्वल टू 20, तो 5m माइनस 12m प्लस 6 इक्वल टू 20, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7m और ये 14, m कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। देखिए अच्छा आ रहा है नंबर, m आ गया तो n कितना होगा, तो n बराबर कैसे पता करेंगे भाई, क्या प्रोसेस है, n की वैल्यू m की वैल्यू निकली, यहां पे पुट कर देंगे n की आ जाएगी, यही तो है सिंपल सा। 2 माइनस 2 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 5, ठीक है। अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, गलत भी होगा तो ये इसके सोल्यूशन नहीं बनेंगे, और क्या, देखिए 2m माइनस n इक्वल टू 1, 5m माइनस 6n इक्वल टू 20, सही है क्या, 2m माइनस 1 n आ गया, n के प्लेस पे हमने रखा है यहाँ पे इसको 2m माइनस 1 को, 6 टू द 12, 6 ये प्लस में आएगा, इधर जाएगा तो 14 होगा माइनस 7, ठीक है भाई, इतना तक तो ठीक है, गलत होगा तो देखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो x और y की वैल्यू बतानी है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू m है, m कितना है माइनस 2, देखिए ये कुछ नहीं तो ऐसे लिखा है ना, माइनस 2 डिवाइड बाई 1, भाई डिनोमिनेटर तो 1 होता है ना, किसी भी इंटीजर का डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, x माइनस 2 डिवाइड बाई 1, ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, तो x कितना होगा, ये तो x इक्वल टू माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे, प्लस माइनस 1/2, कितना आ जाएगा 3/2, सही है क्या भाई, इसको क्रॉस भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/2, ऐसे तो होगा, 2 को उधर ले जाके ऐड कर देंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, x आ गया। अब y पे बात होगी, y पे क्या होगा भाई, y के लिए देखिए इसको भी रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/n, तो n की वैल्यू क्या है भाई 5, तो माइनस 1/5 y माइनस 1, y इक्वल टू 1 माइनस 1/5, इट विल बी 4/5, आ गया सोल्यूशन। तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 4/5, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है ना, ये सिंपल है भाई। देखिए 1/y हमने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल किया, भाई ये इंटीजर है ना कोई, ये कोई भी वैल्यू होगी, इसके नीचे हम इसका डिनोमिनेटर 1 तो मान सकते हैं ना, तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 1 बाई डिवाइड बाई 1, क्रॉस करेंगे तो सेम आएगा, n की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है, -5 पुट करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/5, 1 ऐड करेंगे इट विल बी 4/5। अब आप इस पे रखोगे ना, ठीक है, वेरिफिकेशन का पार्ट मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप ये पॉइंट इस पे रख के देखना, और जिसे लेफ्ट साइड में रखना और राइट साइड के बराबर लाना, इसमें भी लेफ्ट साइड पे रखिएगा, राइट साइड में क्या है 20, इसके बराबर लाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके लगभग थियरी पार्ट जो है, मतलब जो सीखने वाली चीजें हैं वो आप कवर कर लिए हमने, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे सामने वो हम करेंगे, जो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, डोंट हैव अ सॉल्यूशन। अच्छा भाई सॉल्यूशन कब नहीं मिलते हैं, याद करिए, अभी स्टार्ट किया था हम लोगों ने पैरेलल के केस में, पैरेलल में हमको सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं भाई, कोई कट पॉइंट नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिंपल, सही है ना। तो हमको इन दोनों लाइन को कैसा बनाना है, पैरेलल। तो अब पैरेलल से आप याद करिए एल्जेब्रिक जो मेथड था, पैरेलल में क्या था भाई, a1/a2 सेकंड केस था आपका, शायद ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा जब हो जाएगा तो ये कैसा केस है, पैरेलल का, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए a1/a2 क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसमें 5 है, इसमें क्या है 2, तो a1/a2 तो भाई आपका ये हो गया, b1/b2 तो कितना होगा 2 और डिवाइड बाई k,
ओके, और C1/C2 क्या है, -7 डिवाइड बाई 1। तो ये तो भाई देखो A1/A2 ये तो बराबर नहीं है C1/C2 के, और इन दोनों को मुझे बराबर रखना है, तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब बस मुझे इनको बराबर करना है। भाई देखिए ना, C1/C2 ऑलरेडी बराबर नहीं है। अगर मैं A1/A2 और B1/2 आपस में बराबर कर दूं तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये केस को बस फॉलो करना है। इट विल बी 5/2 इक्वल टू 2/k। तो k की वैल्यू तो 5k इक्वल टू 4, k बराबर क्या आ जाएगा 4/5, सिंपल। तो 4/5 सोल्यूशन हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। सही है ना, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x एंड y एल्जेब्रिकली। इसको x + 2y = 9। तो हमने तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, अब आप ये कर लेना, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से करिए। देखिए ये ऐसा बना हुआ है, आप इस पर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 2 से। देखिए इसमें कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमें दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। जैसे यहाँ पे पिछली लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 और 3 आ गया था, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हो पा रहे थे किसी एक नंबर से किसी एक में मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो अगर हम 2 1 जा 2 कर दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हम ऑन एडिंग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, ये आया है लास्ट ईयर आपके एग्जाम में। चेक वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन द बोथ। तो एक पॉइंट एक लाइन पे कब लाई करता है, जब वो उसका सोल्यूशन होता है, जब उसको सेटिस्फाई करेगा तो लाई करेगा। क्यों, क्योंकि लाइन ही कैसे बनती है, लाइन उन्हीं पॉइंट्स को कलेक्शन से ही बनती है। भाई एक ये लाइन है वो कैसे बनेगी, जितने भी इसके सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मार्क करते हैं तभी तो वो लाइन बनती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं चेक वेदर द पॉइंट लाई ऑन द बोथ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। ये दो इक्वेशन चेक कर लेते हैं भाई। तो x + y + 1 = 0। तो लेफ्ट साइड में रखिए -4 x की जगह पे और y की जगह पे +3 इक्वल टू, देखिए क्या आएगा 0 आएगा। तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर हो गया। तो -4,3 ये तो लाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं जरा। तो x - y क्या आना चाहिए 1। तो LHS को अगर हम सॉल्व करें केवल x - y वाला पार्ट, तो x क्या है हमारा -4 और -3। x हमारा -4 है, -y की वैल्यू 3 है, तो ये कितना आ गया भाई -7 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 1 आपका राइट पार्ट में वो इक्वल नहीं है। तो -4,3 ये आपको सेकेंड इक्वेशन पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें भी इक्वेशन नहीं दी गई है ना। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। द फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर क्या है अपने बेटे का 3 times। तो देखिए भाई फादर की एज मान लीजिए x ईयर है। ठीक है, प्रेजेंट एज है, लेट यहां पे लेट कर लीजिए। और सन की एज है प्रेजेंट में, क्या लेट प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान की जो उम्र है सन की, ये मान लीजिए y ईयर्स है। अब इन्होंने कहा है द फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सन। तो x इक्वल टू क्या होगा 3 × y। भाई यही तो संबंध होगा, जो फादर की एज होगी वो अपने बेटे की 3 गुनी है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आना चाहिए 3 × y। तो ये पहली इक्वेशन हो गई भाई। दूसरी, आफ्टर 12 ईयर। तो देखिए चाहे वो फादर हो चाहे सन हो, टाइम के साथ तो एज तो सबकी बढ़ेगी ना। 12 साल बाद अगर बेटा 10 साल का है तो 22 साल का हो जाएगा, पिता अगर 40 ईयर्स का है तो वो 52 का हो जाएगा। तो 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ बोथ पर्सन, मतलब फादर और सन का आफ्टर 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स के बाद फादर की एज जो है, एज ऑफ फादर विल बी x + 12। ठीक है, इतना ईयर्स हो जाएगी। और सन की एज ऑफ हिज सन विल बी, सन की एज कितनी है रिसेंट y है। ये तो रिलेशन है ना, उनके बीच में संबंध है। एक्चुअल में एज कितनी है y है ना उसकी प्रेजेंट में। ठीक है, तो y + 12। अब यहाँ पे भी कुछ संबंध बताएंगे, रिलेशन बताएंगे, वो हम इसमें फॉलो कराएंगे।
तो कह रहा है कि ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज आफ्टर 12 ईयर, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। दुगना हो जाएगा भाई, फादर की जो एज है वो 2 टाइम्स हो जाएगी सन के एज की आफ्टर 12 ईयर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों लोगों के सम का, दोनों लोगों के एज का हमें सम बताना है। तो इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y 24, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब हम यहाँ पे x इक्वल टू 3y, चलिए डायरेक्ट पुट कर दे, सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए हमें इजीली यहाँ पे, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y रखा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, x की जगह पे ये पुट कर दीजिए। तो देखिए 3y माइनस 2y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि जो सन है उसकी एज कितनी है प्रेजेंट में 12 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी होगी, इट इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो x इक्वल टू 12 3 जा 36 ईयर्स। ठीक है, आ गया भाई। तो आंसर में ये नहीं पूछा है कि इनकी इंडिविजुअल एज बताइए, इन्होंने पूछा है दोनों लोगों की एज का सम, तो 36 और 12 कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछता है, जल्दीबाजी में आप गलत आंसर ना टिक कर देना। मान लीजिए कोई जल्दी में सोचा कि फादर की एज पूछी गई है, फादर देखा और लीजिए टिक हो गया, गलत। तो आप क्वेश्चन को पूरा जहां पे लास्ट फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां तक पढ़िए, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसका रिस्पॉन्स करिए। जो आपका दिल करे उसका रिस्पॉन्स नहीं करना है, जो पूछा जाए उसका रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल। अच्छा, ये चेक करना है कि ये लाइन कैसी है, तो हमारे पास वो मेथड्स हैं a1/a2 रेशियो वाले मेथड्स, बस उससे ट्राई करते हैं, आ जाएगा। तो देखिए इसको पहले हम फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जनरली हम लोग तुरंत लिख ले रहे थे, ये देखिए ये जो हमारा फॉर्म था जनरल फॉर्म, देखिए लिखा तो वो ऐसे ही गया है पर थोड़ा अरेंज नहीं है। तो अगर जो इस तरीके से लिखा गया तो उसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे हम, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अरेंज हो गया। अब इसको भी जरा अरेंज करेंगे हम, 6x यहां रखेंगे, 15y को मैं उधर लेके आऊंगा। ठीक है, 18 तो भाई उधर है ही है अपने सेम साइड में। देखिए हो गया अरेंजिंग, मतलब जैसा हम ये लिखते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस c, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कांस्टेंट हमको पहले लिख ले तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, पर हम लोग हैबिचुअल हैं इस तरीके के फॉर्म, मतलब हमको ध्यान है कि हाँ पहला वाला x होता है, a हमारा जो x का टर्म है वो पहले आता है, फिर सेकंड हम by लिखते हैं, फिर c लिखते हैं। तो ठीक है ना, हम ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम यहाँ से a1/a2 b1/b2 c1/c2 करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। नीड कैसी है हमारी भाई a1/a2 की, तो ये हो गया 2/6 b1/b2। नीड इसलिए बोला हमने, मान लीजिए पहला ही इक्वल नहीं आया तो हो गया ना यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग करके निकल लेंगे आगे, c1 c2 चेक नहीं करेंगे। ठीक है, पर हम यहाँ पे हमको अभी नहीं पता, हम तीनों निकाल लेते हैं, -5 और ये -15, c1/c2 भाई वो कितना आएगा -6 और -18। देखिए यहाँ पे 1/3 और ये भी 1/3, तो सब बराबर ही आ गया। तो ये कौन सा केस हो गया, तीसरा। कैसा केस, कोइंसाइड का केस है, दोनों लाइन एक दूसरे पे मर्ज होंगी, तो कॉन्सिडेंट है, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल नहीं भाई। ठीक है, कॉन्सिडेंट है ना, ये देखिए लाइन दोनों सेम हो गई भाई, तो कौन साइड करेंगे आपस में, ये कैसा ऑप्शन है, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, मतलब डाउट में है, इंटरसेक्टिंग पैरेलल ऑप्शंस हैं, ऑप्शन भी अच्छे नहीं दे रखे। ठीक है, ये आया होगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, 23 में आया है। तो ये बात आपको इसमें, इस क्वेश्चन में ये चीज तो आप बहुत ऐसे समझते थे, इस क्वेश्चन से आपने सारी ये सीखा कि अगर अरेंज्ड वे में नहीं है, ठीक है, आपको देखिए लाइन का तो फॉर्म देगा ही, ऐसा तो है नहीं कि लाइन नहीं देगा, लाइन तो देगा ही। अगर वो अरेंज नहीं है तो आपका ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अरेंज कर लो, ताकि कैलकुलेशन एरर या फिर कोई ऐसे सिली मिस्टेक्स की संभावना ना रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो दिया गया है सिस्टम आपका वो कैसा है। तो मैं इसको भी नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप ट्राई कर लेना, a1/a2 b1/b2। देखिए जनरली ऐसे क्वेश्चंस आप देखो, ये भी 22 में आया हुआ है, तो आप ये जनरली देखो कि क्वेश्चन जो बेस्ड हैं अलजेब्रिक मेथड्स पे ज्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड हो रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं,
तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। तो ये देखिए मैं अगर जल्दी करूँ 3/4 और ये 2/8, आप इसको इधर सोच लीजिए 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। देखो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 3/4 a1/a2 आएगा, 2/8 b1/b2 आएगा, माइनस 7/11। तो देखिए तो 3/4 नॉट इक्वल टू 1/4, तो पहला ही अनइक्वल हो गया, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। क्या याद आ गया? केस फर्स्ट। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग। अच्छा एक चीज और देखिए, इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर दोनों कैसी बातें हैं? भाई परपेंडिकुलर भी होगा तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग का केस होगा। ये शायद आपको इसमें पढ़ना नहीं है, वैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उसका आपको जानना नहीं है। ये ऑप्शन सब हटा लो, मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करा लूंगा। बाय द वे ये कैसा है सोल्यूशन आपका? इसका इंटरसेक्टिंग आएगा, ये इसके यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, तो आप ये ऑप्शन टिक कर लो। ठीक है, ये ऑप्शन हटाना चाहिए यहाँ से इनको। ठीक है, अगर बाय द वे परपेंडिकुलर भी अगर ऑप्शन होता तब भी तो इंटरसेक्टिंग टिक करेंगे ना, लाइन अगर परपेंडिकुलर तभी तो इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये ऑप्शन को हटा दीजिएगा, आप 3 ही ऑप्शन से बताइए बस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसको मैं कर देता हूं। इसको देखिए भाई 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, k माइनस 1x k प्लस 2y माइनस 3k इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको जिस फॉर्म में रखना था हमने उसको अरेंज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके क्या चाहिए हमको? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो केस थर्ड हुआ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? थर्ड वाले केस से, थर्ड वाले केस में क्या था? a1/a2 ये इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और ये भी इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। तो इसमें लाइन कैसी हो जाएंगी? कोइंसाइड कर जाएंगी। तो चलिए ट्राई करते हैं a1/a2 के लिए। तो क्या आएगा भाई? 2/k माइनस 1। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए किसके? b1/b2 के। देन ये क्या आएगा? 3/k प्लस 2 और c1/c2। तो -7 आपका c1 है और c2 क्या है आपका? -3k। ओके, चलिए आपस में किसी को सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए, चाहे इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए, चाहे इसको इसके साथ सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आएगा? 2 टाइम्स k प्लस 2, 3 टाइम्स k माइनस 1। देखिए ऐसा ला तो रहे हैं हम केवल इसको सॉल्व करके, पर तुरंत आंसर नहीं बोल देंगे। जैसे देखिए 2k प्लस 4 इक्वल टू 3k माइनस 3, यही आएगा। तो 4 प्लस 3 और 3k माइनस 2k, तो क्या आएगा? k इक्वल टू 7। केवल आप डायरेक्ट यहां से आंसर मत बोला करिएगा। मान लीजिए ऐसा आंसर आ गया 7, हम इसमें तीनों में रखेंगे, जैसे इनको भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर हमारा 7 आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इन दोनों को सॉल्व किया, आपके आंसर कोई एक आ गया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो सकता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और इसके 2 सॉल्यूशंस आ जाएं, तो उसमें से दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होता है उसको हम आंसर बोलते हैं। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हमें तो k की वैल्यू कोई एक ही बतानी पड़ेगी ना। कोई k की वैल्यू ऐसी एक बताएंगे जिसमें ये तीनों क्या हो, तीनों रेशियोज क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। मैं देखिए यही तुरंत हो सकता है आंसर यही हो, पर मैं यही डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? 9k माइनस का 9k, और ये क्या आएगा? माइनस का 7k और माइनस का 14। सही है, इधर ऐड करेंगे, चाहे इसको इधर लेकर आ जाइए, 14 को इधर लेके आ जाइए। 9 प्लस का हो जाएगा, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 2 का k। देखिए k कितना आ गया? ठीक है, तो ये k के 7 से ये दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे, इस k की वैल्यू से ये दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे, ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए। अगर हो सकता है k की वैल्यू इधर सॉल्व करने से 7 और कॉमा 2 आ जाती, तो हमारा आंसर क्या होता है? 7, क्योंकि दोनों में 7 है। तो यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो 7 फाइनल है, ये आंसर है आपका। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है ना, k की वैल्यू 7। तो ये बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको यहाँ समझाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन्स, द इक्वेशन ऑफ सेकंड। अच्छा, एक लाइन हमें दी गई है और दूसरी लाइन हमें बतानी है,
इनमें से जो ये हैं, इनमें से क्या कौन सी ऐसी लाइन है जो पैरेलल होगी इसके। तो पैरेलल के लिए आप क्या देखते हो, सेकंड केस है आई थिंक आपका a1 बाई a2 ये क्या हो, b1 बाई b2 के बराबर हो और नॉट इक्वल हो c1 बाई c2 के। तो a1 बाई a2 क्या, एक क्या आपका 5 और ये क्या है आपका 3। तो चलिए एक को ट्राई कर लेते हैं, इसको ट्राई करिए आप। तो 5 डिवाइड बाई माइनस का 15 a1 बाई a2 और b1 क्या है आपका यहाँ, सॉरी हाँ b1 है -3, b2 क्या है आपका माइनस का 9। तो ये तो नहीं आ रहा इक्वल। वैसे भी देख सकते हैं यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस माइनस साइन है, ये तो गया प्लस साइन माइनस माइनस, इसमें चांसेज है अपोजिट साइन बेकार है। देखिए इसको कट कर दीजिए ऐसे ही, देखिए कैसे बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था यहाँ माइनस साइन था, क्या आएगा ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है ये माइनस है, तो क्या आएगा साइन वहां पे प्लस आएगा, तो ऐसे कैंसिल हो गया। a1 बाई a2 और b1 बाई a2 आपस में बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन है, तो इधर का a1 बाई 2 कैसा आएगा प्लस आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस है माइनस है प्लस है, यहाँ चांसेज है प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ चांस है। इन दोनों को करके देखना पड़ेगा भाई। चलिए तो 5 ये हम थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, आपका सी ऑप्शन, ये आपका मैंने ए चेक किया था जो कि गलत था, और बी तो हम लोगों ने ऐसे ही कर लिया ओरली, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं भाई, 5 डिवाइड बाई 9, ठीक है, a1 बाई a2 होगा ये, और b1 बाई b2 आपका देखिए क्या आएगा, b1 क्या है आपका माइनस का 3 और b2 आपका है माइनस का 15। तो ये भी देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं है। डी चेक करते हैं ऑप्शन, 5 डिवाइड बाई माइनस का 15, ठीक है, और ये a1 बाई a2 है आपका, कितना आ रहा है -1 बाई 3, b1 बाई b2 क्या होगा भाई, तो b1 क्या है आपका माइनस का 3 और b2 आपका क्या है 9। ठीक है भाई ये सही है, -1 बाई 3 -1 बाई, ऑब्वियस बात है तीनों तो गलत ही हो गए, किसी एक को तो सही करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका, ये दोनों लाइन कैसी हैं पैरेलल। हाँ एक चीज और चेक कर सकते हैं, 30, क्योंकि एक्चुअली यही आंसर आया है आपका, इस तीसरा हम चेक करें ना चेक करें, c1 बाई c2 ये डेफिनेटली -1 बाई 3 तो नहीं ही आएगा। देखिए c1 क्या है वहां पे, इसको उधर लेकर आइए, इसको सही फॉर्म में लिखिए तो क्या आएगा 5x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो -2 ये आपका c1 हो गया, और c2 इसको अगर सही फॉर्म में लिखे तो -5। तो देखिए c1 बाई c2 क्या आ रहा है 2 बाई 5, जो कि इक्वल नहीं है -1 बाई 3 के। तो ये डेफिनेटली तीसरा वाला केस नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्या है, 2 लाइन्स आर गिवन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन्स, ये सेम है क्या, ठीक है सॉरी क्वेश्चन सेम हो गया, तो आई थिंक यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ज्यादातर क्वेश्चन आप देखो जो ये मेथड्स हैं आपके अलजेब्रिक मेथड्स a1 बाई a2 वाले, रेशियो चेक करने वाले, वो ज्यादातर आपके आ रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड आप प्रैक्टिस करते ही रहते होगे, उससे सॉल्व करना आपको आसानी होगा। इसमें बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसका आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बेहतरीन था जो आपको समझने लायक, जो मैंने यह बात बताई यहाँ पे कि गलत होने के चांसेस कहाँ पे हो सकते हैं। आप किसी एक को सॉल्व करके तुरंत सोल्यूशन नहीं बता सकते, आपको सेकंड को भी वेरीफाई करना होगा, तीनों को a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों को ध्यान रखना होगा, तीनों सेम हो। ठीक है, तो चलिए ये करते हैं। इनफाइनाइट का केस इसमें पूछा गया है, तो kx माइनस वाई माइनस 2, पहले हम इसको सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं, 6x, ठीक है ना, और माइनस का 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां पे करेंगे k बाई 6 और माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 2 और माइनस का 3। मतलब अगर हम लिख के करें, ये बराबर तो नहीं आ रहा, the value of k for the pair of equation kx minus y minus 2 6x minus 2y, नहीं ये तो does not exist है। देखिए k को हम कुछ भी रखें, हम इसको बराबर कर सकते हैं आपस में, ये 1/2 है, यहाँ पे मैं 3 रख दूं k की वैल्यू को, देखिए
a1 बाई a2 क्या है, k बाई 6। मैं यहाँ पे अभी बराबर लगाया नहीं हूँ, मैं बस कॉमा करके लिख लीजिए, ठीक है। k1 a1 बाई a2 क्या है, k बाई 6। b1 बाई b2 क्या है भाई, b1 बाई b2 आपका -1 बाई -2, इट मीन्स 1 बाई 2। c1 बाई c2 क्या है भाई आपका -2 -3, -2 बाई -3, देन इट इज 2 बाई 3। अब देखिए इसके अंदर तो k छुपा नहीं है, k कहीं है नहीं, तो जो आ गया वही रहेगा। तो यहां से तो साफ साफ दिख गया भाई b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता भाई। ये केस कैसे बना सकते हैं, इसको हम बराबर कर सकते थे, k बाई 6 को अगर हम बराबर करना चाहें 1 बाई 2 के, तो k की वैल्यू हमें 3 मिल जाती। अगर हम k की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो ये नो सोल्यूशन का केस आएगा। k अगर हम 3 करेंगे तो क्या आएगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 3 पे हमको मिलेगा ये इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट कह रहे हैं, नो सोल्यूशन, पैरेलल होगा ना। सेकेंड केस नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन अगर पूछता तो k इक्वल टू 3 होता। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको चाहिए तो हम k की कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं डाल सकते जो इन तीनों को बराबर कर दे, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन, सही है क्या। आप रख के देख लो, 4 आप रख के देखो तो क्या हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। इसमें जब k है ही नहीं ना, कहीं हो सकता है क्वेश्चन मिस्टेक हो, लेकिन ऑप्शन में तो है ना डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ठीक है। अगर k इसमें कहीं इंटरनली लगा होता तो कोई ऑप्शन बनता, कोई बात नहीं, अपने को तो आंसर मिल गया ना, ठीक है। ओके, तो ठीक है, इतना। फिर हम और भी क्वेश्चंस आप अपने से ट्राई करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो लगाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर से कुछ जो अच्छे से रिवीजन करने का मिल गया होगा, ठीक है। जो आपने इसमें सीखा अदर क्वेश्चंस में अप्लाई करिए और सीखिए, सही है भाई। चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर में जो अगला चैप्टर्स है तो सीक्वेंसली हम वो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वो वही वीडियोस हम अपलोड करें, ताकि आप प्रॉपरली समय से पहले आप उसको देख लो और रिवीजन भी कर सको, ठीक है। तो अगला आपका आई थिंक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपका एपी होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी बहुत जल्द हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।